हेलो गाइस, माय नेम इज शिवांश बिंदल और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉ फॉर बैक बेंचर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि बात करता है एक कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो उसके बारे में बात करी जाती है सेक्शन 4 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो आज पढ़ ली ना, तो आपको इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या फिर आपको कभी भी कोई भी बंदा इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो वो हम इस सेक्शन को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और आज इसके अंदर हम सारा कुछ कवर कर लेंगे इसके अंदर कि जो जो चीज आती है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से सुनिए, स्किप मत करना इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आपको ये चीज, ठीक है जी। तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 के बारे में, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कब कंप्लीट होता है। तो सेक्शन 4 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी टू whom इट इज मेड। तो मतलब फॉर एग्जांपल हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था? अगर मैंने यहाँ पे खड़े हुए कोई एक्ट कर दिया तो मेरा ये मान लिया जाएगा कि मैंने वो कम्युनिकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल कि मैंने पिछले सेक्शन 3 में क्या बताया था, मैंने जाकर रोज दे दिया लड़की को, तो उससे क्या पता लगा था हमें? उससे हमें ये पता लगा था कि भाई मैंने अपना इंटेंट कम्युनिकेट कर दिया है, ऑफर प्रपोजल दे दिया है मैंने अपना कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। पर उसमें क्या था, मैं लड़की के पास जाके बताया ना, तो उसको पता लगा, तो नॉलेज हुई लड़की को। और इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि भाई उसके अंदर तो हमने ये पढ़ लिया था कि अगर आप कोई एक्ट कर दोगे तो वो डीम्ड हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे मान लो कि लड़की तो रहती है अपने घर पे और मैं अपने घर पे खड़ के ऐसे प्रपोजल कर दूं उसको, अपना ये फ्लावर दे दूं जाके कि ये लो जी, यहाँ पे खड़ा हुआ कर रहा हूँ मैं अपने घर पे कि विल यू बी माई वैलेंटाइन, तो क्या भी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? जी नहीं, क्योंकि ये उसकी नॉलेज में ही नहीं आया जो चीज मैंने अपने घर पर करी। तो इसलिए सेक्शन 4 में सिंपल सा कहा गया है, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू whom इट इज मेड। इसका मतलब है दूसरे शब्दों में कि ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता until it has come to the knowledge of whom it is made। तो कोई सा भी ऑफर तब तक नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट हो सकता, जब तक सामने वाले को नॉलेज ही ना हो। तो इसका मतलब क्या है? ए ने ऑफर करना है बी को, प्रपोजल करना है ए ने बी को, तो जब तक ए कुछ ऐसा नहीं करेगा कि ये उसका ऑफर बी की नॉलेज में आ गया, तभी हम उसको कहेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफर का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके साथ क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि ए का कोई ऑफर है, ए कुछ कह रहा है करने के लिए और बी को वो ऑफर नहीं पता, पर बी वो काम गलती से कर देता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ए को कि आप मेरी कंसीडरेशन दो, मुझे आप ये काम करो जो आपने ऑफर में दिया हुआ है, क्योंकि बी ने अभी ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि बी की नॉलेज में ऑफर था नहीं। इसका एक बहुत अच्छा केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट होंगे, आपने भी अपनी क्लास में भी ये सुना होगा, अगर आप बीकॉम कर रहे होंगे तो तब भी ये केस आता है, जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये 1913 का केस है और इसके अंदर यही एक प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे समझ। हाँ, तो इसमें सिंपल सा कहा गया है, इफ ए कैन नॉट ब्रिंग his offer into the knowledge of B and somehow it happens that B acts in accordance to the offer which A was supposed to make to B, तो तब भी B cannot claim that he is liable for the reward or he cannot claim reward। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात करेंगे? if A wants to make a proposal to B, so when will its communication be completed? So its communication will be completed when A puts his proposal into the knowledge of B। and इसके अंदर एक देखने वाली बात ये है, for example if A is supposed to make a proposal to B in which he was
proposing to B to do some act for him, to do a task for him, but B somehow, not knowing the task or the proposal of A, performs the task which A was posed to ask B to perform. So B cannot claim that he has accepted the offer and has acted in accordance to the offer. फॉर एग्जाम्पल अब इसकी भाषा में, हम सिंपल सी भाषा में कैसे बताएंगे इसको, इसका हम केस पढ़ेंगे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इसके अंदर क्या बात थी, इसके अंदर इनका नेफ्यू खो गया था जी, जो प्लेंटिफ थे उनका नेफ्यू खो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक सर्वेंट को कहा कि आप मेरे ना नेफ्यू को ढूंढ कर लाओ, जरा मिल नहीं रहा है, वो कहां पर है। पर जब सर्वेंट चला गया ढूंढने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, जब सर्वेंट गया हुआ था उसके जाने के बाद इन्होंने एक अखबार में इश्तिहार दे दिया कि whoever finds my nephew will be rewarded, एक अमाउंट दिया था जैसे शायद 300 या कुछ भी होगा, भाई उसको ये इनाम मिलेगा। तो क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था, जो इनका सर्वेंट था, उसको इनका नेफ्यू मिल गया और उसने उनका नेफ्यू इनके घर पे जाके दे दिया अपने चाचा के पास। तो उसके अंदर उसे क्या पता लगा, बाद में सर्वेंट को पता लगता है कि भाई इसके ऊपर तो रिवॉर्ड था एक बहुत बड़ा जो तुम क्लेम कर सकते हो। तो वो क्या करता है, वो जाकर जी एक केस फाइल कर देता है कोर्ट के अंदर, प्लेंटिफ बन जाता है और कहता है जी मेरे पास, मैंने इनके बच्चे को बचाया था, मैं ढूंढ के लाया था, उसके ऊपर रिवॉर्ड था। तो कोर्ट ने कहा कि यू हैव एक्टेड इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, मतलब इसका मतलब ये है कि यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। अगर हम इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर है इट वॉज हेल्ड दैट सिंस द प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर ऑफ रिवॉर्ड, his act of bringing the lost boy did not amount to the acceptance of the offer, and therefore he was not entitled to claim the reward. So इसके अंदर क्या है, बेसिकली अगर आपको ऑफर की नॉलेज है तभी आप एक कह सकते हो कि मैंने ये एक एक्सेप्ट किया हुआ है ऑफर। विदाउट नॉलेज आप एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते और विदाउट एक्सेप्टेंस आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए इसके अंदर यही बताया रखा है कि जी लालमन शुक्ला और गौरी दत्त के केस के अंदर प्लेंटिफ इग्नोरेंट था, प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द रिवॉर्ड, और हिज एक्ट जो उसने कमिट करी ही वाज डन इन इग्नोरेंस ऑफ द रिवॉर्ड, सो डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। उसने तो वो काम कर दिया ना जो उसको कहा था, उसको पता नहीं था अभी तक कि ये ऑफर आया हुआ या नहीं आया हुआ। पर इसका मतलब हमें एक चीज और समझ में आती है इसके अंदर, वो ये है अगर आपको ऑफर के बारे में पता है और आप वो काम करते हो तो आप उस काम के टाइम चाहे रिवॉर्ड क्लेम करो या ना करो, पर आप बाद में जाके रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो। चाहे आप सर्वेंट भी हो, आपको ड्यूटी लगाई हुई है, पर आपको ये ऑफर पता लग गया है कि मेरे मालिक ने इसके ऊपर ये ऑफर लगा रखा है, ये रिवॉर्ड लगा दिया हुआ है, और आप वो काम कर देते हो। अगर आपको उस ऑफर की जानकारी उस काम के करने से पहले लग गई थी तो वो मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया था और आप अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो इसके अंदर जाकर। और इसी के बाद इसी के अंदर एक केस है इसके बाद जिसको कहा गया है विलियम्स वर्सेस हार्वर्डिन। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सिंपल सा एक केस था कि एक लेडी थी, उन्होंने एक मर्डरर को पकड़ाया था और उस मर्डरर के ऊपर एक रिवॉर्ड था जो कि उस लेडी को पता था कि रिवॉर्ड है। पर पकड़वाने के टाइम लेडी कहती है कि भाई मैंने तो ये अपनी कॉन्शियस क्लियर करने के लिए बताया था, मतलब मन हल्का करने के लिए बताया था कि इस मर्डरर ने ये किया हुआ था, मुझे अच्छा लगा बता के। तो उस टाइम वो क्लेम रिवॉर्ड नहीं करती और वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं करती। पर उसके बाद क्या हुआ, उसका मन किया, उसने जाके केस ठोक दिया कोर्ट में कि आई वांट टू क्लेम माय रिवॉर्ड। सो इट वाज हेल्ड दैट शी वाज राइट इन क्लेमिंग द रिवॉर्ड, एंड उसको क्लेम मिला था, उसको रिवॉर्ड अपना मिला था, शी वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड। सो इसके अंदर क्या था, इट वाज हेल्ड दैट
Since the time of offer had accepted with its knowledge, there was a valid contract. Therefore, she was entitled to claim the offer. ठीक, अभी हमने समझा था कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट होता है और उसकी कंप्लीशन कैसे होती है कम्युनिकेशन की। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके की ऑफर्स की कम्युनिकेशन कैसे होती है और उनकी एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाएगी। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे ये कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर किस चीज को कहा गया है, स्टैंडिंग ऑफर किसको कहा गया है और लेटर ऑफ इंटेंट किसे कहा गया है। तो देखिए, क्रॉस ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जब दो पार्टीज ए एंड बी सेम ही चीज एक दूसरे को ऑफर कर देती हैं बिना ये जाने हुए कि मैंने भी ये चीज आपको कम्युनिकेट करनी थी और आपने भी यही सेम प्रपोजल मुझे देना था। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए राइट्स अ लेटर टू बी दैट क्या कैन आई बाय योर आई वुड लाइक टू सेल माई वॉच टू यू फॉर ₹5,000। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, उधर से बी ए को लेटर लिख रहा है कि ए आर यू विलिंग टू सेल योर वॉच फॉर ₹5,000। तो ये दोनों लेटर एक दूसरे के पोस्ट ऑफिस के बीच में क्रॉस हुए तो इन्हें कह दिया गया क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के बीच में जो बार्गेन की कंडीशंस है वो सेम होती हैं। दोनों ने 5-5 हजार रुपए के लिए हाँ करी, दोनों घड़ी खरीदना चाह रहे हैं एक दूसरे की, एक बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहा है, तो दोनों में सेम है चीज। अब इसके बीच में फर्क ये है भाई, अगर हम दोनों को ये लेटर मिल गए और ये हो गया, पर इसका मतलब इट विल नॉट रिजल्ट इनटू राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वन ऑफ द पार्टीज with knowledge of the offer accepts the offer, ठीक है, then it will result in contract। तो बेसिकली क्या है, जब ए और बी ने ऑफर दिया, ए और बी का सिर्फ सेम ऑफर होने की वजह से ये नहीं होगा कि वो एक्सेप्टेंट मान लिया जाएगा कि वो भी तो यही कह रहा था 5,000 में घड़ी लेने के लिए और मैंने उसे कह दिया कि मैं 5,000 में घड़ी बेच रहा हूँ तू लेगा, पर दोनों में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक्सेप्टेंस कब होगी, जब नॉलेज होगी दोनों को। तो इसी के बीच में एक केस है, टिन वर्सेस हॉफमैन का केस है। इसमें टिन और हॉफमैन ने क्या किया, दोनों ने सेम चीज दी, आप हमें 800 टन ये पहुंचाओगे, और सामने वाले ने भी यही चीज पूछी कि आप मुझे 800 टन मैं आपको ये पहुंचाऊंगा, क्या आप वो लोगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें से जाके एक बंदे ने इसके ऊपर केस कर दिया, इन्होंने हॉफमैन साहब ने, और कहा कि प्लीज आपने वो अभी तक वो बेचा तो है नहीं सामान, मुझे कब भेजना था, आपने तो कहा था आप भेज दोगे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई मियर एक्सचेंज ऑफ लेटर्स डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आपको क्या करना पड़ेगा, विद द नॉलेज आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, जो कैसे बनता, वो ऐसे बनता कि आप में से कोई एक इंसान एक दूसरे को नॉलेज के साथ वो ऑफर एक्सेप्ट करता, जो कि मिस्टर टिन ने नहीं किया था या फिर मिस्टर हॉफमैन ने नहीं किया था, तो ये दोनों ने नहीं किया था। तो इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी रेज ही नहीं हुआ। तो और दूसरे नंबर पर अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर तो हमें नाम से ही समझ में आ गया, जो एक स्पेसिफिक इंसान या फिर एक असर्टेन पर्सन को दिया जाए उसे स्पेसिफिक ऑफर कहेंगे। जनरल ऑफर क्या है, जनरल ऑफर भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, जो ऑफर सभी के लिए, पूरी पब्लिक के लिए वैलिड है। पर वो ऑफर कब, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके का ऑफर होगा कि भाई कोई मुझे ये चीज ढूंढ के ले आओ, मेरे कुत्ते को ढूंढ के ले आओ, जो लाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा, तो ये हो गया जनरल ऑफर। पर ये ऑफर कब जाके हमें ओपन टू ऑल पब्लिक हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा व्हेन पर्सन एक्ट्स विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर। तो जी एक जनरल ऑफर में जब कोई इंसान कुत्ता लेकर ढूंढकर आएगा, ढूंढकर लाएगा, तभी उसे ऑफर को मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वो ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा। इसमें एक केस है कैरिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर जी एक फर्म ने चला रखी थी अपनी एड कि भाई अगर आप हमारी ये स्मोक बॉल यूज करोगे तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी, और आप ये चीजें करोगे, आप कभी भी आप ये फॉलो करना, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो इसमें मिस्टर कैरिल ने क्या किया, उन्होंने जो जो उस ऑफर के अंदर चीजें दी हुई थी वो सारी चीजें करी, और उन्होंने जाके उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, वो बीमार हो गए। तो क्या हुआ, उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा जी उन्होंने एडवर्टीजमेंट में ये सब कुछ लिखा हुआ था,
उनका ऑफर था जी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था आप ये करना, अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आपको हमारी ये खाने से रिवॉर्ड आपको कोई भी बीमारी लगती है या ये बीमारी लगती है स्पेसिफिकली और आपने ये सारी चीजें करी हैं, तो हम आपको एक ऑफर आपको रिवॉर्ड देंगे। तो इसमें क्या हुआ, तो मिस्टर कार्बोलिक हो गए बीमार, उन्होंने सारी चीजें करी थी, तो कोर्ट ने हेल्ड किया इसके अंदर कि भाई मिस्टर कार्बोलिक ने सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट हैज अराइज्ड बिकॉज द पर्सन हैज एक्टेड ऑन द टर्म्स ऑफ द ऑफर। तो इसमें क्या हुआ, उनको नॉलेज थी और उन्होंने एक्सेप्टेंस कैसे दिखा दी अपनी, उन्होंने सारी की सारी उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर काम किया जो कि ऑफर के अंदर दी हुई थी। तो इसलिए ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड, और ही वॉज एंटाइटल्ड के जो भी उनको कंपनी ने कहा था कि मैं रिवॉर्ड दूंगी 500 रुपये या कुछ भी जितना भी होगा उस टाइम के हिसाब से, यानी हाँ उसमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए था कि स्पेसिफिक ऑफर क्या है। तो अब स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होते हैं, ये ऑफर होते हैं जैसे कि टेंडर, इनका एक टाइम है, इस टाइम के बीच में आप कभी भी जाकर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो और आप वो ले सकते हो, इसके अंदर सिर्फ यही है। और लेटर ऑफ इंटेंट किस चीज को कहा गया है, लेटर ऑफ इंटेंट इज जस्ट अ प्रील्यूड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी कंटेन्ड या फिर जनरल बातचीत करी गई होगी, पर इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या होता है, जब बड़ी बड़े आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सामने वाली फर्म को एक लेटर ऑफ इंटेंट दे दोगे जिसमें आप उन्हें आइडिया दे दोगे कि हम आपके साथ ये काम करने के लिए इन चीजों पर रेडी हैं, पर आप उनको ये नहीं कहोगे कि आप ये रेडी हो, आप हमारे साथ ये काम करने के लिए, आपने सिर्फ अपना इंटेंट शो किया था उन्हें। पर इसी के अंदर अगर आप उसको उस लेटर के अंदर एक कुछ भी कहीं से भी ये लगता है, एविडेंट हो जाता है, ये लग जाता है देखने पर, लेटर पढ़ने पर, कि आप उनके साथ काम करना चाह रहे हो और आप उनसे पूछ रहे हो कि एक्सेप्टेंस है या फिर आप लोगों की एक्सेप्टेंस है उनके साथ काम करने की, तो उसे कहा जाएगा, तब वो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। अदरवाइज अगर उसके अंदर सिर्फ टर्म्स और कंडीशंस ही लिखी गई हैं तो हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, हम उस ऑफर के कम्युनिकेशन को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। और इसके साथ आज हमारा खत्म हुआ सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ फॉर बैकबेंचर्स।